Hello everyone, welcome to the channel. In this particular video, we are going to discuss Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 and the later developments जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक देखे जाते हैं. ये इंडियन पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत की. ये एपिसोड 2 है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी एक्सप्लेनर सीरीज़. पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1854 को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो 3 एक्ट थी वो भी हमने डिस्कस करी 1861, 1892 और 1909. हमने देखा मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स किस तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे जब वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इनकॉर्पोरेट किए गए. फिर हमने देखा मॉन्टेग कैम्सफॉर्ड रिफॉर्म जो आए वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें एपिसोड 1 में डिस्कस की हैं एक स्टोरी के रूप में. उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखिएगा और अब हम आगे कहानी की शुरुआत करते हैं सब्सिक्वेंट एक्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट है जो कि दिखाई देता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस हैपन्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इन दिस वी फाइंड the concept of communal representation, the advent of communal polarization you can say started जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई. सेपरेट इलेक्टोरेट का एक बेसिकली मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर रीजन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फिक्स कर दिया जाएगा या कास्ट के लिए फिक्स कर दिया जाएगा. तो यहाँ पे जो लोग होंगे, वोटर जो होंगे वो भी उसी कम्युनिटी के होंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उसी कम्युनिटी का ही होगा. तो एक पूरा इलाका ही इनको दे दिया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव. तो इन दिस पर्टिकुलर मैटर लॉर्ड मिंटो हु वाज द वॉइस रॉय इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे लिए. उसके बाद ये बेसिकली हमने किस एक्ट में देखा है? ये हमने देखा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में. ठीक है, 1909 में. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आती है. अगस्त 20 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार क्या कि हमें धीरे से आराम से ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इन इंडिया. इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से मतलब क्या था? इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से आफ्टर ऑल मतलब क्या था? इसका मतलब था एक गवर्नमेंट जो कि अकाउंटेबल हो, रिलायबल हो. रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब अकाउंटेबल हो. अकाउंटेबल गवर्नमेंट कब होती है? जब लोकल रिप्रेजेंटेशन हो. तो ये चीज़ आप हम अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात उन्होंने 1917 में ही डिक्लेयर कर दी थी. और उसी के रिजल्ट में कंसिक्वेंस में ये एक्ट को इनैक्ट किया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1919 को इनैक्ट किया गया. तो लोकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात स्टार्ट हो ही रही है तो अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि इस एक्ट में और क्या खास था. ये एनफोर्स हुई 1921 में. हिस्ट्री के दौर में अगर आप देखेंगे तो 1919 के दौर में हम क्या देख रहे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हमें इसी दौर में दिखाई देती है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गांधी जी भारत देश आ चुके हैं. इस एक्ट को मॉन्टेगू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म्स भी कहा जाता है बिकॉज मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 1 में डिस्कस किया आपसे. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली कौन पर्सन था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वहाँ का ब्रिटेन पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था. यानी ये ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जो कि रिस्पॉन्सिबल था अफेयर्स ऑफ द इंडियन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किससे सवाल जवाब पूछता था? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया से. और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हेड की तरह था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के फीचर्स मोस्ट प्रोबेबल एरियाज होते हैं. ये मोस्ट प्रोबेबल एरियाज मतलब अक्सर क्वेश्चन इन्हीं के फंडामेंटल्स पे पूछे जाते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल जो है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन जो है प्रोविंसेस पे, उसको कम किया गया और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया गया पहली बार. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, सेंट्रल सब्जेक्ट्स यानी कि केंद्र के पूरे इस पर्टिकुलर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो रीजन है इसके लिए पर्टिकुलरली जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल, प्रोविंसेस में क्या है? ये एरिया था विच वॉज बॉम्बे, देन तमिलनाडु वॉज देयर,
बंगाल वॉज देयर टू एन एक्सटेंट, उड़ीसा वॉज देयर टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, यूनाइटेड प्रोविंसेस वर देयर। करेक्ट है। फिर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी तो बनाया। तो ये सारे जो इलाके थे ये प्रोविंसेस थे, है ना, ये प्रोविंसेस थे। और जो कैपिटल थी वो कलकत्ता में इस टाइम पे थी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया कि पूरे रीजन का एक एक जो कानून बनाएगा वो सेंट्रल सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इन प्रोविंसेस के लिए जो कानून बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। यानी आज आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में जब 3 लिस्ट जो हैं, 3 लिस्ट्स आर देयर, जब उनको डिफाइन किया जाता है, यूनियन लिस्ट जिस पे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, फिर होती है स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, और फिर होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे सभी कानून बना सकते हैं। तो ये 3 लिस्ट जो हैं, सब्जेक्ट्स का डिवीज़न, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्त, ये हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। समझ रहे हैं आप बात को। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को कानून बनाने की पावर दी गई अपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में। जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो सेंट्रलाइज्ड ही था, यूनिटरी ही था। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है जो एग्जीक्यूटिव था, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव था वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड था। क्यों था? क्योंकि ये सब वॉइस रॉय देखता था। वॉइस रॉय के पास सिविल पावर्स थी, वाइस रॉय के पास मिलिट्री पावर्स थी, वाइस रॉय के पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी पावर थी, थोड़ी बहुत पावर वाइस रॉय के पास कानून बनाने की भी थी। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड था, लेकिन कानून बनाने की जो पावर है वो पहली बार डिवाइड की गई। फर्दर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी, यानी कि जो ये जो इलाके हैं इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन बातों पे ये कानून बना सकते थे, उसमें भी 2 कैटेगरीज थी। एक ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी, एक रिजर्व्ड कैटेगरी थी। ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरी थी। अब ये ट्रांसफर्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी का क्या मतलब है? रिजर्व्ड कैटेगरी यानी वो टॉपिक्स जिसमें एक बार वॉइस रॉय से वहाँ के गवर्नर को, कहाँ के, प्रोविंसेस के गवर्नर को एक बार पूछना पड़ेगा। किससे? वॉइस रॉय से। वो सारे सब्जेक्ट्स क्या थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे? जो कि प्रोविंसेस को रीजनली दे दिए गए थे कि आप आज़ाद हो इस पे कानून बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो गवर्नर है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पे रिस्पॉन्सिबल है किन सब्जेक्ट्स के लिए? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल सवाल पूछ सकती है ना। और इसी को हम कहते हैं डायरकी, क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट्स हमने देखा वो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हमें फंडामेंटल क्या समझना है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो फंडामेंटल है वो समझने की पहले कोशिश करिए आप। फंडामेंटल ये है इस पर्टिकुलर पूरे मैटर में कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया बन सकते हैं। अब सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो अनाउंस किए गए, ये किस में अनाउंस किए गए? लॉ मेकिंग के लिए। लॉ मेकिंग कैसा प्रोसेस है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, करेक्ट। ये जो कानून बनाने की जो पावर है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, ये किसके पास था? ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयर कौन था? वाइस रॉय। और वाइस रॉय की ही एक और पावर थी। क्या पावर थी वो? फिर इसी वॉइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, है ना। ये वॉइस रॉय जो था इसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी। जैसे आज हम क्या देखते हैं, सरकार देखते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, एग्जीक्यूट कराता था, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है सेंटर पे, पूरे ब्रिटिश इंडिया के, पूरे ब्रिटिश रीजन के बेसिकली ये एरिया को लुक आफ्टर करता है, करेक्ट है।
अब उसके बाद कुछ प्रोविंसेस भी थे। तो प्रोविंसेस जिसमें कि बंगाल, वो भी एक प्रोविंस ही था, और मद्रास। तो बंगाल पे तो बैठा हुआ है कौन, गढ़ बैठा है, सेंटर है ये। मद्रास था, बॉम्बे था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो कि आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे गवर्नर्स। यहाँ पे कौन थे, गवर्नर्स। तो ये जो प्रोविंसेस हैं, ये जो प्रोविंसेस आज जिनको हम स्टेट्स कहते हैं बेसिकली, तो ये जो प्रोविंसेस हैं इनके पास भी सेम फंक्शंस लेजिस्लेटिव, पर इनका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था, लेजिस्लेटिव पावर जो थी, वो कौन से लिस्ट में आएगी, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में बना सकते थे, है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिए था। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको अब दो हिस्सों में तोड़ा गया। कहा गया कि देखो यार, थोड़ा सा सेंट्रल कंट्रोल होना जरूरी है। तो सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस की लॉ मेकिंग पावर में रखा जाता था, किस लिस्ट के माध्यम से, रिजर्व्ड लिस्ट, हम इनको कहेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के माध्यम से रखा जाता था। ठीक है। और प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी जो थी, प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, किन सब्जेक्ट्स के लिए थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के लिए। ये किस एक्ट में हुआ ये सब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ, जिसको हम किस रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड। याद रहेगा आपको। ठीक है। आज रिलेट करना आसान है ना। देखो भाई, स्टेट्स हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से आज़ाद हैं क्या, नहीं। और इसी में कहा गया कि रेसिडुअरी पावर जो है, रेसिडुअरी पावर यानी कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि दोनों लिस्ट में नहीं है, ना सेंट्रल लिस्ट में है ना प्रोविंशियल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट के दोनों हिस्सों में है, तो वो रेसिडुअरी पावर्स, उस पे कानून कौन बना पाएगा, उनको हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर्स। वो रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है दोस्त, वो अगेन सेंटर के पास थी। आज भी हमें रेसिडुअरी पावर्स हमारे पार्लियामेंट में ही दिखाई देती हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, ये याद रखिएगा। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो हमने यही कहा कि यही है डायरकी, डायरकी मतलब डबल रूल, डबल रूल। ठीक है। डबल रूल कैसे, प्रोविंसेस पे भी और सेंटर पे भी। पहली बार बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है, बाई कैमरलिज्म का मतलब सिंपल है, दो कैमरल्स मतलब टू हाउसेस, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। तो अपर हाउस यहां पे क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, और लोअर हाउस क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली। आज यही हमारा पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट की नींव यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर कब आया, किसके अंडर आया, बाय कैमरल लेजिस्लेचर आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किसमें, 1919 में। याद रहेगा, ये भी याद रखिएगा। फर्दर क्या हुआ इस पर्टिकुलर एक्ट में, अब इस पर्टिकुलर एक्ट में आगे जो हुआ वो बाई कैमरलिज्म आया और डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुए। तो ये दोनों फैक्ट्स और इंट्रोड्यूस हो गए हमारे लिए। ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर ने अब रिप्लेस कर दिया, जिसमें कि एक काउंसिल ऑफ स्टेट है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस लोअर हाउस। इन दोनों हाउसेस के जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चूज किए जाते थे। यानी कि कुछ नॉमिनेशंस भी होते रहे होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। और वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैंने आपको अभी बताया था ना, उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कौन रहेंगे, 3 सदस्य कौन रहेंगे, बेसिकली इंडियन रहेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बात हुई। तो जो वाइस रॉय की ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें कितने सदस्य थे दोस्त, 6 मेंबर्स, जिसमें से 3 वर टू बी इंडियन। तो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को अब ऐड किया जा रहा है। इसी चीज की लड़ाई थी। तो पहले उन्होंने क्या कर रहा था, पहले उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड कर दिया था ना पहले वाली एक्ट में, लेकिन अब भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ऐड किया जाने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अब आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को और आगे ले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो लॉर्ड मिंटो ने कम्युनल इलेक्टोरेट चालू किया था, उसको एक्सपैंड कर दिया गया। सिखों को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, यूरोपियंस को दे दिया गया। ठीक है, सिर्फ बात अब सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन की नहीं थी, अब उसको एक्सटेंड कर रहे थे। यहीं पे हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो डिवाइड एंड रूल जो है दिख रहा है। बेसिकली वो कोशिश कर रहे थे कि टसल खत्म हो, लेकिन वो भारत की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को बीच से तोड़ भी रहे थे। कैसे? तुम्हें ये बता के कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतना रीजन जो है वो एक ही कम्युनिटी का है, सिंगल कम्युनिटी का रीजन है, सिंगल कम्युनिटी का रीजन है। अब तुम हो ये, इतने सारे रीजन्स, अलग अलग इलेक्टोरेट्स बनते चले जाएंगे, और जो जनरल कम्युनिटी रह जाएगी वो इनके बीच में रह जाएगी। तो ये तो आप ह्यूमन बिहेवियर समझते हो ना यार, जहाँ पे इस तरह का रीजन हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होना इन दोनों का आपस में और जनरल पॉपुलेशन के साथ है। तो हमारे भारत के लोगों को उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही थी, पर्टिकुलरली गांधी जी को भी समझ में आ रही थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। अब वोटिंग राइट्स कैसे थे? तो हमने वोटिंग राइट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज कैसा था? लिमिटेड लोगों के पास था, लिमिटेड लोगों के पास, उसमें भी किसके पास? जिनके पास पैसा था या एजुकेशन जिनकी बढ़िया थी। सरकार के लिए जो मदद वाले लोग थे वही क्या कर सकते थे? वोट कर सकते थे, वही वोट कर सकते थे। तो वोट लिमिटेड था, इलेक्टोरल बेस बहुत लिमिटेड था, तो बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग ही ऊपर जा पाते थे, है ना। हालांकि क्यों? क्योंकि यार क्या गलत है इसमें? इसमें आपसे पूछे कोई कुछ गलत है? इसमें आपसे पूछे कि ये कुछ गलत है क्या, कि फ्रेंचाइज उन्होंने उस समय गलत लोगों को दिया था? अरे आप सोच रहे हैं कि यार डेमोक्रेसी है, आज पूरी दुनिया में सबके पास आज़ादी है, वोट करने की अधिकार है हमारा, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या पर्पस था? तुमको डेमोक्रेसी देना था क्या? तुमको आज़ादी देना था क्या? नहीं, वो तो कंपनी की तरह आए थे ना। यही तो हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियो में, एपिसोड 1 में, कि वो कंपनी की तरह, ट्रेडर की तरह आए थे। धीरे धीरे जब उनका कंट्रोल बढ़ता चला गया ना, तो उनको सौंपते चले गए खुद को, तो उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो उन्हीं लोगों को रखेंगे ना शासन में भैया, जिनसे उनका फायदा है ना। तो ये कैसे? डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वोटिंग उन्होंने लिमिटेड लोगों को दे रखी थी। तो यही लिमिटेड लोग उन लिमिटेड लोगों को चूज करते थे जो अंग्रेजों के हित के बारे में सोचे। एक नया ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का बनाया गया लंदन में, और उसको कुछ फंक्शंस दे दिए गए जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करते थे। ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए बाद में रिस्पॉन्सिबल हुआ, है ना। कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो ये याद रखिएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1926 में। क्वेश्चन फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो पब्लिक सर्विस, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप अंडर 1926, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स सेंट्रल बजट से अलग किए गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बजट्स बनाने की भी पावर दी गई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले जो बजट था सिर्फ पूरे भारत के लिए, मतलब ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बनता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद प्रोविंशियल बजट्स नाम की चीज़ भी आ गई, और एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसको अपॉइंट करने की बात की गई कि हर 10 साल में वो बेसिकली एक्ट्स को देखेगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और उन पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पॉइंट से हमें दिख रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होने की कोशिश कर रही थी। यानी कि अगर ये कानून जो है भारत के लोगों को नहीं पसंद आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी भारतीय आ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीय आ चुके हैं, वोटिंग राइट्स भी दे दिए हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज ही है भले ही, सिविल सर्वेंट्स भी बना दिए हैं, तो अब देखना था कि ये कानून जो है क्या लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जाने का तो कोई प्लान था ही नहीं ना, उनको भगाने का प्लान आपका था, उनका तो कोई प्लान था ही नहीं जाने का, वो तो आपको रूल करना चाहते थे। अब उनको रूल करना था, आपसे और एक्सट्रैक्शन करना था। इंडिया में कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा लेबर फोर्स दिखाई दे रहा था, इंडिया में कहीं ना कहीं उनको ये दिखाई दे रहा था कि नहीं, टैलेंटेड इंडियंस हैं, पढ़ाओगे लिखाओगे तो आगे जाएंगे, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो हम उनको हमेशा विकेट ना माने, हम हमेशा हर चीज़ को एक एंगल से ना देखें। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सब कोई बेकार था, आपके इतिहास में जो कुछ भी हुआ सब गलत हुआ। अगर आप इनके भाव को समझेंगे ना,
तब आप सीख पाएंगे कि हम में क्या कमी थी जो ये हमसे इतना ज़्यादा करवा पा रहे थे, तभी तो सीख पाएंगे ना। एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को उस तरह से मत देखिएगा कि हमने ये कह दिया कि उनके रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके सामने, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पकड़ को, मजबूती को बता रहे हैं कि देखो आज होता है क्या यार, आज हमारे पार्लियामेंट में होता है कि नहीं होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी बैठी रहती है जो कि कानून बनता है, देखती है। ये लॉ कमीशन वमीशन बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं? एनसीआर भी अपने रिपोर्ट्स निकालती रहती है, नीति आयोग भी है, वो अपने रिपोर्ट्स निकाल रही, क्या देख रही है कि पॉलिसी जो आई उसको इनैक्ट होने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है, अकाउंटेबिलिटी तो है। तो वो 1919 की बात कर रहा हूं मैं सर, वो तब सोच रहे थे अकाउंटेबिलिटी के बारे में, समझे। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन के ऊपर। साइमन कमीशन 1927 में बेसिकली आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि 7 मेंबर का एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के अंडर। इसका पर्पस क्या है साइमन कमीशन का? इसको बताना है कि कंडीशन ऑफ इंडिया उसके नए संविधान में कैसी है। वो संविधान क्या है? वही संविधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक। जो भी मेंबर्स थे इस कमीशन के कैसे थे? ब्रिटिश थे, है ना। इसीलिए सारी पार्टीज ने इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया। हालांकि इस कमीशन ने फर्दर क्या किया? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी। बोला डायरकी ख़त्म कर दीजिए, यानी कि प्रोविंसेस में जो आप बेसिकली कंट्रोल लगा रहे हैं किस चीज़ का, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स करके उसको हटा दीजिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करने दीजिए उनको, सरकार अपने हिसाब से चलाने दीजिए। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करिए। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। और एक फेडरेशन बनाइए, किसका? ब्रिटिश इंडिया का फेडरेशन बनाइए, यानी कि प्रोविंसेस होंगे और स्टेट्स होंगे। तो एक ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस होगा और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, राजा राजवाड़ाओं का एक एरिया होगा। कम्युनल इलेक्टोरेट को बोलता है कि कंटिन्यू करते चलिए, सही है। इस कमीशन के प्रपोजल्स को रिव्यू करने के लिए, समझने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अब देख लेते हैं यार प्रिंसली स्टेट्स के राजा राजवाड़ों का क्या कहना है, ब्रिटिश इंडिया में जो आज आज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या कहना है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई गई लंदन में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमारे संविधान के बनने की सोच में एक हैमर ऑन द नेल था, आखिरी हैमर ऑन द नेल था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और तीसरी तो शायद गांधी जी, नहीं दूसरी शायद गांधी जी ने बॉयकॉट कर दी थी। रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये क्वेश्चन है याद रखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा उसको। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो आएंगे, ब्रिटिश इंडिया आएगा, प्रिंसली स्टेट्स आएंगे। क्या बात करेंगे? हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या किए जा सकते हैं। आप समझिए, वो ये नहीं कह रहे थे कि भारत का भविष्य का संविधान कैसा होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का पर्पस ये नहीं था कि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा होगा डिस्कस करें। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। उनके हिसाब से उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना दी थी वो भारत का फाइनल संविधान था, समझ रहे हैं। इसी के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट किया गया। एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की बैठी, उस पर चर्चा करी और इस कमेटी के सारे रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। आज हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो भी कोई भी स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा कह लें, यानी कि जिस तरह से उसका स्केलेटन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में निकल के आता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वाली एक्ट कौन सी थी, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वाली एक्ट कौन सी थी, एंड दिस वाज इंडियन काउंसिल एक्ट बेसिकली 1909, ठीक। फिर आपसे पूछेगा मॉन्टेगू केम्सफोर्ड वाली रिफॉर्म, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड वाले रिफॉर्म्स किस एक्ट के अंदर आए। तो आपको क्या लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर आए। फिर आपसे पूछेगा साइमन कमीशन कब आया, तो हमने क्या पढ़ा है, साइमन कमीशन भारत देश में कब आया, 1927 में। कितने मेंबर्ड बॉडी थी, 7 मेंबर्ड बॉडी थी। कितने मेंबर्ड बॉडी थी, 7 मेंबर्ड बॉडी थी। सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में आया, सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के आया।
बाद आया। इसके बाद क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, करेक्ट है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सर जॉन साइमन चेयर होने के बाद इनके जो सजेशंस है वो किस में इनकॉर्पोरेट किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्योंकि मॉडर्न लेजिस्लेशंस हैं, बड़े रीसेंट हैं, देख रहे हैं ना। और इसी के समय पे भारत का मॉडर्न रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। भाई कौन सा दौर चल रहा है, ये चल रहा है 1900 से लेके 1947, यानी कि ये जो 48 ईयर्स हैं, बेसिकली 48 ईयर्स हैं, इसमें हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही थी। तो ये इसीलिए ये वाले एपिसोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट को। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है, ठीक है। तो अभी हम कम्युनल इलेक्टोरेट, तो ठीक है, एक चीज़ बताइए, हमने क्या देखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट देखा था अभी सेपरेट इलेक्टोरेट। पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को जिसने इंट्रोड्यूस किया उसको हमने क्या बोला, लॉर्ड मिंटो, और इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। और फिर एक जुड़ा हुआ है कम्युनल अवार्ड, कौन सा अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, है ना। कम्युनल अवार्ड किसने दिया, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो कम्युनल अवार्ड वाज गिवन बाय रैमसे मैकडोनाल्ड। Communal award was given by Ramsay MacDonald, which year, 1932, 1932. Now you need to remember the chronology, आपको chronology याद रखनी है। साइमन कमीशन आया 1927 में, उसके बाद आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 तक चले बेसिकली। उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया 1932 में। आपसे क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्या लिखा रहेगा आपके सामने, 4 ऑप्शंस लिखे रहेंगे। पहले आपको लिखा रहेगा कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। बी लिखा रहेगा सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। सी लिखा रहेगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। और ऑप्शन डी लिखा रहेगा फाइनली कि आपको इसमें यह बताना है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो 4 ऑप्शंस रहेंगे। मैंने यहाँ ABCD लिख दिया, 1 2 3 4 लिखा रहेगा। तो सबसे पहले कौन आया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, ये 1909 में हमने देखा, 1909 में देखा। फिर दूसरे नंबर पे साइमन कमीशन आया 1927। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पे आया 1927 से लेके 1930 का पीरियड। फिर कम्युनल अवार्ड आया, कब आया, फोर्थ पे हम देखेंगे क्या, ये 1932। इसी के बाद कैबिनेट मिशन भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, या एक ऑप्शन दे देगा बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन। तो हम ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड क्या है वो देख लेते हैं। रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी, और वो स्कीम में क्या था बेसिकली, उस स्कीम में माइनॉरिटीज के बारे में बात की जा रही थी, है ना, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट ना कि सिर्फ मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को दिया गया, बट डिप्रेस्ड क्लासेस को भी, शेड्यूल्ड कास्ट को भी एक्सटेंड किया गया। कम्युनल अवार्ड में मेन बात क्या है, डिप्रेस्ड क्लासेस को इंक्लूड करने का बात करने लगे अंग्रेज। गांधी जी इस चीज़ से काफ़ी नाराज थे, और उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस क्लासेस का होना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने येरावादा जेल में
क्या किया, पुणे में एक फास्ट अनटू डेथ लिया, यानी कि जब तक खाएंगे नहीं प्राण निकल जाएंगे, जब तक ये अवार्ड मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ, कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर यानी कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट। इस समझौते में कहा गया कि हिंदू का एक जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, है ना, लेकिन डिप्रेस क्लासेस को उसी हिंदू के जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड सीट्स दे दी जाएंगी। आज भी ये चीज़ फॉलो होती है ना, महिला कभी होता है, कभी एससी का सीट होती है, कभी एसटी की सीट होती है चुनाव में। तो हिंदू का जॉइंट इलेक्टोरेट है, लेकिन बारी बारी से हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और रिजर्व्ड सीट्स होंगी। ये कम्युनल अवार्ड इस तरीके से देखते हैं और पूना पैक्ट हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा जा रहा है कि ये सेकेंड माइलस्टोन है एक कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए। ये एक लेंदी डॉक्यूमेंट था, 321 सेक्शन 10 शेड्यूल्स थे। इसके फीचर्स को अब हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इसके फीचर्स को अब हमें डिस्कस करना है। अब इसमें पहली बार फेडरेशन बनाया गया, ये पूछा जाता है और मेन क्वेश्चन हमेशा अक्सर आया है, क्या आया है क्वेश्चन कि फेडरेशन किस एक्ट के अंदर बनाया गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन अल्टीमेटली किसके सजेशंस थे, साइमन कमीशन के, कि प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ये सब यूनिट्स हैं। इन्होंने सेंटर और उनकी यूनिट्स के बीच में पावर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट हो गई जो कि सेंटर की थी, 59 सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट हो गई जिसमें 54 आइटम्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट हो गई जिसमें 36 आइटम्स थे। रफली हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर्स क्या हैं, पावर्स या सब्जेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, इक्वल ही तो दिखाई दे रहे हैं ना, ऑलमोस्ट, ठीक। रेसिडुअरी पावर अल्टीमेटली जो है वर गिवन टू द वाइस रॉय, रेसिडुअरी पावर वर अल्टीमेटली गिवन टू द वाइस रॉय। However, the federation never came into being as the princely states did not join it. Very important. क्या ये फेडरेशन जैसा ये बनाना चाहते थे बना, नहीं बना, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। और इसने डायरकी जो है वो एबॉलिश कर दी। डायरकी का एबॉलिशमेंट मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स और वो प्रोविंसेस की जो पावर में छिनैती हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोविंसेस अब एक ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर सकते थे अपने डिफाइंड स्फेयर्स में। वो स्फेयर्स क्या थे, लिस्ट। कौन सी लिस्ट, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें वो कानून बना सकते थे। यहाँ देखा ना हमने प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फाइनली प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो गवर्नर था, गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। What is the meaning of responsible government? Now, this is an interesting question. It is also important from understanding point of view ना भाई, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, तो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्न कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसको हम कटघरे में खड़ा कर देंगे। किसके सामने, यहाँ पे कौन बैठा है, कौन बैठा है, ये लोग कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये। लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव के मेंबर से क्वेश्चंस पूछेगी, ये इनको आंसर देंगे। आप अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला सकते। जनादेश से चुने गए लोग जो हैं वो सरकार से सवाल पूछेंगे। जहाँ पे सरकार जनता को जवाब देती है, ऐसी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। सिंपल है ना। तो वो चीज़ फाइनली प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। 1937 में ये एक्ट इन्फोर्स हुई, 2 साल बाद 1939 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। इसने बेसिकली डायरकी प्रोविंसेस में तो ख़त्म करी, लेकिन डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। जो फेडरल सब्जेक्ट्स हो गए, अब जो फेडरल सब्जेक्ट्स यानी वाइस रॉय के पास जो पावर है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी दे के सेंटर पे चीज़ें चेंज कर दी गई।
ये भी कभी ऑपरेशन में नहीं आया। बाई कैमरलिज्म इन्होंने प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। बाई कैमरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ के स्टेट्स में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ एक लोअर हाउस भी था। लेकिन इनमें क्या था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, इतना आज़ाद नहीं थे ये लोग। कौन नहीं आज़ाद थे? कौन नहीं आज़ाद थे? जो बाई कैमरलिज्म के जो हाउसेस थे इतने आज़ाद नहीं थे। आपको पता है ना प्रोविंशियल लिस्ट थी कि नहीं थी? प्रोविंशियल लिस्ट थी कि तो कहाँ आज़ाद थे, जिसमें 54 आइटम्स थे बस। तो 54 आइटम्स पे ही कानून बना सकते हो ना तुम। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसने एक्सटेंड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस को दे दिया, पूना पैक्ट होने के बावजूद भी। शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स को भी एक्सटेंड कर दिया। डिवाइड एंड रूल, दूसरों को अपने नज़दीक लेके आओ ताकि सबकी जले और सब क्या हो जाए, तुमसे नफरत करने लगे। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने बनाया था। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। और जो फ्रेंचाइज है, वोटिंग पॉपुलेशन, उसको बढ़ाया गया, 10% कर दिया गया टोटल पॉपुलेशन का, उनको वोटिंग राइट दे दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई 1934 में ऑब्वियसली, और करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती थी। तभी भी आज देखते हैं, क्या देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैंक्स में गवर्नर है, समझे। पहली बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे दिया गया। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए, एक फेडरल कोर्ट बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गई जो। अब हमसे ये पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की खास बात क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की क्या बात थी, स्पेशल फीचर्स क्या थे? तो एक स्पेशल फीचर था कि इसने एक फेडरेशन बनाया। फेडरेशन में दो हिस्से थे, ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट्स थे। ये जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स अनदर यूनिट्स अनदर प्रोविंसेस, यही लिख सकते हैं। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर जो है वो क्या की गई, प्रोविंसेस की एक्सपैंड की गई। और क्या किया गया, डायरकी को एबॉलिश किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो सेंट्रल था बेसिकली, उसके लिए क्या किया गया, डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई। डायरकी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने और क्या किया, एबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया। और हम यहां पे देखेंगे प्रोविंसेस प्रायोरिटी पे था, तो प्रोविंसेस को क्या कर दिया गया, बाई कैमरल कर दिया गया। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को बाई कैमरल कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया और फेडरल कोर्ट बनाई गई 1937 में, है ना, सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। तो यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस एपिसोड 2 में ख़त्म होता है। आपको अगले एपिसोड में अब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे।